हम सब की जिंदगी में ना कभी एक ऐसा पल जरूर आता है जब हमें लगता है कि हम दो बहुत ही अलग और बहुत ही भारी चीजों के बीच बुरी तरह से फंस गए हैं। बिल्कुल। एक बहुत ही अजीब सी कश्मकश होती है वो। हाँ, बिल्कुल वही। मतलब एक तरफ होती है दुनिया की प्रैक्टिकल डिमांड्स, जैसे हर महीने बिल भरना, करियर की टेंशन, समाज के बनाए हुए कुछ नियम, और वो सारी कठोर सच्चाइयां जिन्हें हम चाह कर भी बदल नहीं सकते। सही कहा, वो बदलती नहीं है। और ठीक दूसरी तरफ होता है हमारा अपना मन, हमारी भावनाएं, हमारे सपने, या कह लें किसी के लिए हमारा प्यार या कोई गहरा दुख, जो कि बहुत ही नाजुक होता है। बिल्कुल। ऐसा लगता है जैसे एक तरफ एक बहुत ही कठोर रूखी चट्टान खड़ी है और दूसरी तरफ हमारी नाजुक भावनाओं की चट्टान है। और जब ये दोनों आपस में टकराती हैं ना, तो उनके बीच खड़े इंसान का क्या होता है? यही तो सबसे बड़ा सवाल है। तो आज के इस विस्तृत और गहरे विश्लेषण में हम इसी सवाल की तह तक जाने वाले हैं। आज का हमारा मिशन महान कवि हरिवंश राय बच्चन जी की एक बेहद ही शानदार और विचारोत्तेजक काव्यकृति को डिकोड करना है। दो चट्टाने? हाँ, दो चट्टाने। और हम सिर्फ कविताओं की बात नहीं करेंगे। हाँ, हम इस बात की गहराई में उतरेंगे कि कैसे ये किताब आज के हमारे जीवन की, हमारी रोजमर्रा की कश्मकश का एक बहुत ही साफ और सच्चा आईना है। बिल्कुल। और ये एक ऐसी कल्पना है, मेरा मतलब एक ऐसी इमेज है जो सुनते ही सीधे हमारे दिलो दिमाग पर असर करती है। सीधे कनेक्ट करती है। हाँ, अगर हम ध्यान से देखें तो इंसान की पूरी जिंदगी का सार ही शायद इन दो सिरों के बीच का संघर्ष है। हम रोज सुबह अपनी भावनाओं और अपनी उम्मीदों के साथ उठते हैं, और फिर दरवाजे के बाहर कदम रखते ही दुनिया की एक बहुत ही कठोर और कभी-कभी निर्मम वास्तविकता से हमारा सीधा सामना होता है। बिल्कुल ऐसा ही होता है। तो आज की हमारी इस चर्चा का सबसे बड़ा उद्देश्य ही यही है कि हम बच्चन जी द्वारा कागज पर उतारे गए इस अंदरूनी लड़ाई के मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक पहलुओं को समझें। तो चलिए सबसे पहले इसे डिकोड करते हैं। हम शुरुआत करते हैं उस मुकाम से जो इस कृति ने हासिल किया है। वो बहुत जरूरी है, क्योंकि दो चट्टानें हरिवंश राय बच्चन की कोई आम किताब नहीं है। ये उनकी एक बेहद महत्वपूर्ण किताब है, जिसे साहित्य जगत के सबसे प्रतिष्ठित सम्मानों में से एक साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। अब जो लोग नहीं जानते उनके लिए बता दूं कि इसे भारत में साहित्य का ऑस्कर समझ लीजिए। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। बिल्कुल नहीं। लेकिन यहाँ मेरे मन में एक सवाल आता है, मतलब एक कविता संग्रह में आखिर ऐसा क्या होना चाहिए कि उसे इतना बड़ा राष्ट्रीय सम्मान मिले? एक वाजिब सवाल है। इसके भीतर समाज, इंसानियत और हमारे वजूद का कोई ऐसा गहरा सच छिपा है जिसने उस समय के सबसे बड़े आलोचकों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। देखिए, यहाँ जो बात सबसे ज्यादा रोमांचित करती है ना, वो ये है कि साहित्य अकादमी जैसा पुरस्कार कभी भी केवल भाषा की सजावट के लिए नहीं दिया जाता। सिर्फ ग्रामर या व्याकरण के लिए नहीं। बिल्कुल नहीं। ग्रामर की शुद्धता अपनी जगह है, लेकिन जब किसी किताब को इतना बड़ा सम्मान मिलता है तो वो इसलिए होता है क्योंकि उस रचना ने एक पूरी पीढ़ी, या यूं कहें तो पूरी मानव जाति की स्थिति को पकड़ लिया है। अच्छा, मतलब एक बहुत ही बड़े स्तर पर? हाँ, उसकी संपूर्ण जटिलता के साथ। इस कृति की महानता इस बात में है कि यह मानव स्थिति, जिसे हम ह्यूमन कंडीशन कहते हैं, उसकी बहुत ही सटीक पहचान करती है। तो ये सिर्फ कुछ कविताओं का संकलन नहीं है। नहीं, ये एक तरह का मनोवैज्ञानिक और सामाजिक दस्तावेज है। ये पुरस्कार इस बात की पक्की मोहर है कि बच्चन जी ने इंसान के अंदर चल रहे जिस द्वंद्व को छुआ है वो यूनिवर्सल है, जो सबके साथ होता है। बिल्कुल। वो सिर्फ 1960 के दशक का सच नहीं था, वो आज का भी सच है और वो कल का भी सच रहेगा। और यही पर बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि जब हम इस यूनिवर्सल सच की बात करते हैं ना, तो हमें सबसे पहले उस शीर्षक को, उस टाइटल को समझना होगा। दो चट्टाने। हाँ, दो चट्टाने। ये दो चट्टाने कोई प्राकृतिक पत्थर नहीं है, बल्कि वास्तव में एक बहुत ही शक्तिशाली मेटाफर है, एक प्रतीक है। बिल्कुल। पहली चट्टान है जीवन की कठोर सच्चाइयां, और दूसरी चट्टान है इंसान की भावनाएं और संवेदनाएं। अगर मैं यहाँ इसे थोड़ा और विजुअल करूं, हाँ बताइए। तो ये बिल्कुल उस पुरानी चक्की के दो पार्टों की तरह है। अरे वाह, क्या उदाहरण दिया है आपने। है ना? मतलब एक पार्ट जमीन से जुड़ा है, अपनी जगह पर फिक्स्ड है, एकदम अचल है, बिल्कुल दुनिया की ठोस हकीकत की तरह, जो अपनी जगह से नहीं हिलता। और दूसरा पार्ट लगातार घूम रहा है,
गति में है, जैसे हमारा चंचल और भावुक मन। और हम इंसान, हम उन गेहूं के दानों की तरह हैं जो इन दोनों पार्टों के बीच में लगातार पिस रहे हैं। बहुत ही सटीक बात कही आपने। या फिर अगर इसे आज के मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में देखें तो ये हमारे लॉजिकल हिसाब किताब लगाने वाले दिमाग और हमारे बहुत ही इमोशनल दिल के बीच की वो रोजमर्रा की जंग है, जहां हम अक्सर खुद को फंसा हुआ महसूस करते हैं। बिल्कुल। जैसे एक तरफ किसी को अपना आर्टिस्टिक पैशन फॉलो करना है, वो इसकी भावना है, लेकिन दूसरी तरफ उसे हर महीने घर का किराया देना है, जो उसकी कठोर वास्तविकता है। आपने ये जो चक्की के पाटों वाला और रेंट वाला उदाहरण दिया ना, ये वास्तव में बहुत ही सटीक है। बच्चन जी ने जीवन के संघर्ष को जिस तरह से इस रूपक के माध्यम से दर्शाया है वो असाधारण है, सच में असाधारण है। अगर हम इस मेटाफर की थोड़ी और गहराई में जाएं, तो पहली चट्टान यानी कठोर वास्तविकता, वो सब कुछ है जिस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। जैसे कि समय का बीतना। बिल्कुल, समय का बीतना, उम्र का बढ़ना, समाज के बनाए हुए नियम, हमारी असफलताएं और यहाँ तक कि मृत्यु भी। बाप रे, ये तो बहुत भारी है ना? ये सब वो चट्टान है जो अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिलती, वो बस वहां खड़ी है एकदम बेपरवाह। और दूसरी चट्टान? दूसरी चट्टान हमारी अपनी आंतरिक दुनिया है, हमारी भावनाएं, हमारा प्रेम, हमारी पीड़ा, हमारी उम्मीदें, हमारी क्रिएटिविटी। मानव मन की असली जटिलता यही है कि वो इन दोनों के बिना बिल्कुल अधूरा है। मतलब हम किसी एक को छोड़ नहीं सकते। बिल्कुल नहीं। सोचिए, अगर कोई इंसान पूरी तरह से सिर्फ अपनी भावनाओं के सहारे जीने की कोशिश करे तो क्या होगा? तो दुनिया उसे कुचल देगी। मतलब वो सरवाइव ही नहीं कर पाएगा। बिल्कुल, कठोर वास्तविकता उसे एक झटके में जमीन पर ला गिराएगी। और अगर इसका उल्टा हो तो? अगर कोई इंसान पूरी तरह से अपनी भावनाओं को मार दे और सिर्फ वास्तविकता का, सिर्फ लॉजिक और प्रैक्टिकलिटी का दास बन जाए, तो फिर उसमें और एक रोबोट में क्या फर्क रह जाएगा? कोई फर्क नहीं, एक मशीन बन जाएगा वो। उसकी इंसानियत ही खत्म हो जाएगी। लेखक ने ठीक इसी बीच की स्थिति को, इस लगातार चलने वाले खिंचाव को एक बहुत ही गहरे दार्शनिक नजरिए से हमारे सामने रखा है। मतलब हम इन दोनों चट्टानों से भाग नहीं सकते। नहीं भाग सकते, हमें इनके बीच ही अपना वजूद तलाशना होता है। तो आखिर इन सब का मतलब क्या है? मतलब अगर इंसान सिर्फ इन दो भारी भरकम चट्टानों के बीच पिसने के लिए ही बना है, तो क्या ये सब सुनकर मन पूरी तरह से उदास और निराश नहीं हो जाता? पहली बार में ऐसा ही लगता है। मुझे तो अभी से ही लग रहा है जैसे हम एक ऐसी लड़ाई लड़ रहे हैं जिसे हम कभी जीत ही नहीं सकते। लेकिन फिर भी कहा जाता है कि इस कृति में गजब की भावनात्मक गहराई है। हाँ, और यही इसका सबसे सुंदर पहलू है। और ये भी कहा जाता है कि ये आशा और निराशा का संतुलन सिखाती है। लेकिन सीरियसली मैं सोच रही थी कि जब स्थिति इतनी विकट है तो ये संतुलन आ कहाँ से रहा है? यही तो समझने वाली बात है। क्या ये किताब हमें इन दो भारी चट्टानों के बीच से बच निकलने का कोई सीक्रेट रास्ता दिखाती है, या कोई उम्मीद की किरण है जो हमें आगे बढ़ने की ताकत देती है? देखिए, अगर हम इसे एक थोड़े बड़े परिप्रेक्ष्य से जोड़कर देखें तो यही वो बिंदु है जहां ये कृति एक अच्छी किताब से उठकर एक महान कृति बन जाती है। अच्छा, तो इसमें कोई सीक्रेट रास्ता नहीं है? नहीं, रास्ता बाहर नहीं है। ये सिर्फ अंधकार या निराशा की पेंटिंग नहीं है। आशा और निराशा का संतुलन कोई ऐसी चीज नहीं है जो बाहर से कोई जादुई छड़ी घुमाकर हमें दे देगा। तो फिर ये कहां से आता है? ये मनुष्य के भीतर ही पैदा होता है। जब हम बात करते हैं कि ये कृति इंसान की स्थिति को गहराई से प्रस्तुत करती है, तो उसका असली अर्थ ये है कि इंसान की सहने की क्षमता भी उसी द्वंद्व का हिस्सा है। उसके बार बार टूटकर वापस खड़े होने की ताकत। बिल्कुल, हम निराशा के घने अंधेरे में भी आशा के छोटे छोटे बीज ढूंढ ही लेते हैं। जब हमारी भावनाएं उस कठोर वास्तविकता वाली चट्टान से टकराकर टूटती है ना, तो अक्सर उन्हीं दरारों से एक नई समझ जन्म लेती है, एक नई क्लैरिटी आती है। हाँ, एक नई परिपक्वता जन्म लेती है। यानी वो टकराव हमें खत्म नहीं कर रहा है, बल्कि वो तो हमें एक नया रूप दे रहा है। एकदम सही। ये किताब हमें ये सिखाती है कि इन चट्टानों के बीच पिसना कोई अभिशाप या कोई सजा नहीं है, बल्कि यही जीवन की असल प्रक्रिया है। घर्षण के बिना तो आग भी पैदा नहीं होती। क्या बात है, बिल्कुल सही कहा आपने। फ्रिक्शन के बिना आग नहीं होती। यही वो मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक संतुलन है जो हमें इंसान बनाए रखता है। समझ रही हूँ। ये हार मान लेने या दुनिया से कट जाने के बारे में बिल्कुल नहीं है। ये अपनी उस स्थिति को पूरी तरह स्वीकार करने के बारे में है। मतलब उस कश्मकश के बीच भी अपने जीवन में कोई अर्थ या मीनिंग खोजना। हाँ, जब आप ये मान लेते हैं कि संघर्ष तो रहेगा ही, तब आप उस संघर्ष से लड़ना छोड़कर उसे जीना शुरू कर देते हैं। ये तो बहुत ही सशक्त और आजाद करने वाला विचार है। मतलब द्वंद्व ही जीवन है
और उसे स्वीकार कर लेना ही सबसे बड़ा संतुलन है। बिल्कुल, यही इस कृति का सार है। लेकिन रुकिए, यहाँ मेरे मन में एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल आ रहा है। अक्सर जब हम इतनी भारी भरकम और दार्शनिक बातों पर चर्चा करते हैं, जैसे मानव मन की जटिलताएं या मनोवैज्ञानिक संतुलन, तो क्या होता है? तो साहित्य में इन चीजों को व्यक्त करने के लिए लेखक बहुत ही मुश्किल और जटिल शब्दों का जाल बुन देते हैं। हाँ, अक्सर ऐसा देखा गया है। ऐसा लगता है जैसे दर्शन को समझने के लिए आपको एक डिक्शनरी या किसी प्रोफेसर को साथ लेकर बैठना पड़ेगा। ऐसा लगता है कि अगर बात गहरी है तो शब्द भी बाउंसर होने चाहिए, जो सिर के ऊपर से निकल जाए। बिल्कुल, लेकिन बच्चन जी के शिल्प कला, मतलब उनके लिखने के तरीके के बारे में एक बिल्कुल अलग ही बात सामने आती है। कहते हैं कि उनकी भाषा बहुत ही सरल लेकिन बेहद प्रभावशाली है। ये उनकी सबसे बड़ी पहचान थी। कहा जाता है कि उनके शब्दों ने गहराई है, भाव सीधे दिल तक पहुंचते हैं, और उन्होंने प्रतीकों का बहुत ही सुंदर प्रयोग किया है। अब मेरी उलझन ये है कि क्या सच में इतनी आसान भाषा में इतना गहरा दर्शन उकेरा जा सकता है? ये एक बहुत ही अहम सवाल खड़ा करता है। क्योंकि अगर भाषा इतनी ही सरल है तो क्या लोग इसे हल्का या कमजोर नहीं मान लेंगे? अक्सर हम सोचते हैं कि जो चीज समझ ना आए वही महान दर्शन है। क्या सरलता से इतनी बड़ी गहराई को मापा जा सकता है? इसका जवाब दुनिया की हर महान कला रचना के मूल में छिपा है। देखिए, असली महारत कठिन शब्दों के पीछे छुपने में नहीं है। अच्छा। हाँ, जब कोई लेखक जानबूझकर बहुत जटिल शब्दों का उपयोग करता है या जार्गन इस्तेमाल करता है, तो वो अक्सर पाठक और अपनी बात के बीच एक अदृश्य दीवार खड़ी कर देता है। फिर तो पाठक बस शब्दकोश ही खोलता रह जाएगा। बिल्कुल, पाठक शब्दों के अर्थ सुलझाने में उलझ जाता है और जो असली फीलिंग है वो कहीं पीछे छूट जाती है। हरिवंश राय बच्चन की सबसे बड़ी खूबी यही थी कि उन्होंने इस दीवार को पूरी तरह गिरा दिया, बिना किसी दिखावे के। हाँ, असली कला सबसे जटिल, सबसे उलझी हुई भावनाओं को इतने सरल और पारदर्शी शब्दों में पिरोने में है कि वे बिना किसी दिमागी रुकावट के सीधे पढ़ने वाले के दिल में उतर जाएं। तो मतलब सिंप्लिसिटी ही अल्टीमेट सोफिस्टिकेशन है। बिल्कुल। जब भाषा सरल होती है ना, तो पाठक का ध्यान शब्दों को डिकोड करने में नहीं, बल्कि उन शब्दों के पीछे छिपे भाव को महसूस करने में लगता है। और शायद इसीलिए उन्होंने प्रतीकों का इस्तेमाल किया। सही पकड़ा आपने। प्रतीकों यानी सिंबल्स का सटीक उपयोग इस सरलता को एक गजब की धार देता है। अब इस चट्टान शब्द को ही ले लीजिए। बहुत ही आम शब्द है। हाँ, ये एक बहुत ही साधारण शब्द है, एक बच्चा भी इसका मतलब जानता है। लेकिन जब इसे एक रूपक के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, तो ये अचानक पूरी जिंदगी का दर्शन बन जाता है। बिल्कुल, पाठक तुरंत उस भारीपन को महसूस कर पाता है। उसे किसी डिक्शनरी की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपनी जिंदगी के अनुभवों से उस चट्टान को पहचान लेता है। और यही वो शिल्प कला है जो दो चट्टाने को सिर्फ एक किताब से उठाकर एक मास्टरपीस बनाती है। भारी बात को हल्के शब्दों में कहना ही सबसे मुश्किल काम है। यानी भाषा यहाँ एक पुल का काम कर रही है, न कि एक बाधा का। ये सच में कमाल की बात है कि कैसे हमारी आम बोलचाल के शब्द इतना असाधारण प्रभाव पैदा कर सकते हैं। यही एक सच्चे कवि की पहचान है। तो इस पूरी थीम, इस किताब की शैली और इसके पीछे के दर्शन को समझने के बाद अगर हम ये निष्कर्ष निकालना चाहें कि ये किताब आखिर है किसके लिए, इसका लक्षित पाठक कौन है, ये पूछ रही हैं आप? हाँ, इसका सही पाठक कौन है? इस आईने में किसे अपना चेहरा देखना चाहिए? जो बातें हमने अभी तक समझी हैं वो स्पष्ट रूप से इशारा करती हैं कि ये कृति उनके लिए है जो गहरी और अर्थपूर्ण कविता पसंद करते हैं, जो जीवन के वास्तविक संघर्षों को समझना चाहते हैं। बिल्कुल, और जिन्हें भावनात्मक और दार्शनिक सोच में रुचि है। हाँ, और अगर आप ध्यान दें तो ये कोई बहुत छोटा या सीमित दायरा नहीं है। क्योंकि देखा जाए तो हम सभी तो संघर्ष कर ही रहे हैं। बिल्कुल, हम सभी किसी न किसी स्तर पर जीवन के इन वास्तविक संघर्षों से जूझ रहे हैं। हम सभी कभी न कभी अपनी अंदरूनी भावनाओं और बाहर की दुनिया की कठोर सच्चाइयों के बीच एक तालमेल बिठाने की कोशिश करते ही हैं। एक बैलेंस ढूंढने की कोशिश करते हैं। हाँ, यह किताब उन सभी के लिए एक मार्गदर्शक की तरह काम करती है जो सतह से नीचे उतरकर देखना चाहते हैं, जो सिर्फ टाइम पास के लिए नहीं पढ़ते। सही कहा, जो इसलिए पढ़ते हैं ताकि वे खुद को, अपनी उलझनों को और अपनी जिंदगी को थोड़ा बेहतर ढंग से समझ सकें। तो कुल मिलाकर हम दोनों इस बात पे पूरी तरह सहमत हो सकते हैं कि दो चट्टानें केवल कुछ पन्नों का एक कविता संग्रह होने तक सीमित नहीं है। बिल्कुल नहीं। यह जीवन की सच्चाइयों का एक ऐसा आईना है
जिस पर कोई धूल नहीं है। जो भी व्यक्ति जीवन को उसके असली, बिना किसी मिलावट वाले रूप में समझना चाहता है, उसके लिए यह सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि एक अनिवार्य अनुभव है। एक ऐसा अनुभव जो पाठक को सोचने पर मजबूर करता है और अंदर तक छू जाता है। सही बात है। और आईने की सबसे अच्छी बात क्या होती है पता है? जब आप इस आईने में गहराई से देखते हैं तो आपको बच्चन जी नहीं दिखते। तो कौन दिखता है? आपको अपनी ही परछाई उन दो चट्टानों के बीच खड़ी नजर आती है। आपको अपने ही संघर्ष उसमें दिखाई देने लगते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत ही गहरी बात कही आपने। और यही साहित्य की और एक लेखक की सबसे बड़ी जीत है कि वो आपको आपके ही अस्तित्व के उस हिस्से से मिला देता है जिसे शायद आप खुद भी अनदेखा कर रहे थे, या शायद जिससे हम भाग रहे थे। तो आज के इस बेहद दिलचस्प और गहराई में उतरने वाले सफर को समेटते हुए हमने देखा कि कैसे हरिवंश राय बच्चन ने साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता अपनी इस महान कृति में मानव जीवन के सबसे बड़े द्वंद्व को उकेरा है। कठोर वास्तविकता और नाजुक भावनाएं। हाँ, एक तरफ दुनिया की कठोर वास्तविकता और दूसरी तरफ हमारी नाजुक भावनाएं। यही वो धुरी है जिस पर हमारा पूरा जीवन घूमता है। और ये सब उन्होंने इतनी सरल भाषा में किया है। बिल्कुल, इतनी आम लेकिन इतनी गहरी भाषा में कि ये सीधे हमारे दिल और दिमाग पर असर करती है। ये चर्चा सिर्फ एक किताब के बारे में नहीं थी, ये हमारे अपने जीवन की स्थितियों का एक पुनर्मूल्यांकन था, एक तरह का आत्ममंथन थे। एक ऐसा आत्ममंथन जो हमें ये याद दिलाता है कि जीवन में आशा और निराशा, कठोरता और कोमलता दोनों का अपना अपना महत्व है। किसी एक को खत्म करके जीवन नहीं जिया जा सकता। बिल्कुल नहीं, उन दोनों के बीच का संतुलन ही एक सार्थक जीवन की असली कुंजी है। और अब जब हम इस सफर के बिल्कुल आखिरी पड़ाव पर पहुंच गए हैं तो मैं एक ऐसा विचार, एक ऐसा सवाल छोड़कर जाना चाहती हूँ जो शायद हम सबको आगे भी सोचने पर मजबूर करे। बताइए। जरा सोचिए, आज के इस तेज तर्रार, बेहद प्रैक्टिकल और तकनीकी युग में जहां हम अक्सर अपनी भावनाओं को बस एक कमजोरी मानकर किनारे कर देते हैं या उन्हें पूरी तरह दबा देते हैं। हाँ, तो क्या हम जाने अनजाने में कठोर सच्चाइयों वाली उस पहली चट्टान को कुछ ज्यादा ही बड़ा, कुछ ज्यादा ही भारी नहीं कर रहे हैं? ये वाकई सोचने वाली बात है। उस प्रैक्टिकल बनने की होड़ में उस चट्टान को बड़ा करते करते क्या हमने इन दो चट्टानों के बीच का वो बेहद जरूरी आशा और निराशा का संतुलन कहीं खो तो नहीं दिया है? क्या हम अब भी पिस रहे हैं, लेकिन इस बार बिना किसी उम्मीद के, सिर्फ एक मशीन बनकर? इस गहरे और थोड़े चुभने वाले सवाल के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। इस शानदार सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस सवाल पर और अपनी जिंदगी की उन दो चट्टानों पर विचार जरूर कीजिएगा। नमस्कार। Johann